देखते हैं, चैप्टर को देखते हैं और समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसका एक्सरसाइज एग्जाम्पल जो भी है आप जो है करेंगे। इसके बाद कहीं से कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो जो चैप्टर है हमारा क्या है, वर्क है, पावर है और उसके बाद क्या है, एनर्जी है, ठीक है। तो इसका कह रहा है कि वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, कह रहा है इन वर्क इक्वल टू जो होता है, अगर ऐसे हम लोग देखा जाए मैथमेटिकली जो है, तो W इक्वल टू जो होता है फोर्स इंटू जो है डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है यही जो है वर्क होता है, ठीक है। मतलब किसी बॉडी में जो है जो फोर्स लगा और उस बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसको हम लोग जो है फिजिक्स के टर्म में बोलेंगे कि वर्क हो गया, ठीक है। कह रहा इन आवर डेली एवरीडे यूजेस वी यूज द वर्ड वर्क फॉर द सम टाइप ऑफ द एक्सटेंशन फिजिकल मेंटल फॉर द वेरियस एक्टिविटीज सच एज द रीडिंग राइटिंग वी से दैट वी आर द डूइंग वर्क। हम लोग कह रहे हैं कुछ काम कर रहे हैं, हम लोग कहते नहीं डेली लाइफ में जैसे कर रहे भाई और भाई क्या हाल चाल है, तो ठीक है भाई क्या कर रहे हैं, अरे भाई कुछ काम कर रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं, अभी फ्री नहीं है, ठीक है। तो हम लोग वर्क वाला टर्म जो है हमेशा यूज करते हैं, हर एक मोमेंट पे यूज करते हैं। बट इन द फिजिक्स द टर्म वर्क हैज ए डिस्टिंक्ट मीनिंग। लेकिन फिजिक्स में वर्क का मतलब जो है डिफरेंट मीनिंग होता है, इसका डिफरेंट मतलब होता है, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे। that it does in the everyday uses. For example, a layman cannot distinguish the work done by the mason who is the laying block of the bricks for the building, and the computer programmer who is typing on the keyboard because for him it is just some kind of the work, ठीक है। अगर हम लोग फिजिक्स की टर्म में देखेंगे, क्या रहा है इन फिजिक्स द वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द अप्लाइड फोर्स डिस्प्लेस ए बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। मतलब किसी बॉडी पे अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहें कि वर्क जो है हुआ है, ठीक है। इन द एबव एग्जांपल ए प्रोग्रामर एक्सर्ट करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ द फोर्स ऑन द की ऑफ द कीबोर्ड, क्रिएटिंग करता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंड दस लिटिल वर्क इज डन, वेयर एज द मेजॉन एक्सर्ट करता है लार्जर फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ द ब्रिक्स एंड मूव देम टू द सिग्निफिकेंट डिस्टेंस एंड द हेंस द रिलेटिवली वर्क इज डन। मतलब क्या है कि वर्क डन तब होगा जब उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। फोर्स लगाया और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन। हाउएवर इफ ए बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स प्रोड्यूस नो मोशन देन द वर्क इज सेड टू बी जीरो। अगर किसी बॉडी में जो है आप फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी में कोई मोशन नहीं हो रहा, जैसे मान लीजिए सपोज करिए एक दीवार है और दीवार को आप दिन रात ढकेल रहे हैं, दिन रात ढकेल रहे हैं, उस बॉडी में जो है मोशन नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या, उस पर वर्क नहीं हो रहा, उस पर कुछ भी वर्क नहीं हुआ उस बॉडी पे, ठीक है। For example, when a person pushes a wall with a force, the wall does not get displaced. There is a no motion, hence no work is done. मतलब उस केस में जो है वर्क डन नहीं होगा जिस केस में जो है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे तब, ठीक है। Similarly, when a person hold a heavy bucket of the water, the work done is zero because there is no displacement of the buckets. Thus, अगर कोई मतलब पर्सन है, अगर बल्टी लेके जो है चुपचाप खड़ा हुआ है, ठीक है, और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि वर्क जो है जीरो हुआ। ए वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी काज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। हम लोग वर्क तब कहेंगे कि जब हम लोग फोर्स लगाएं और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स हुआ। ये बॉडी में हमें मोशन हुआ, ये बंदा जो है ये पूरा जी जान लगा के जो है इसको ढकेला और बॉडी में मोशन हुआ, तो वर्क इज डन वाइल पुशिंग ए कार। जब जिसे कार को जो है पुशिंग किया तो वर्क जो है डन हुआ। यहाँ पे क्या है, एक बेचारा जो है दीवार को जो है ढकेल रहा है जी जान लगा के, लेकिन दीवार में जो है कोई मोशन नहीं हो रहा, तो इसमें क्या कह रहा है कि वर्क नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, ए मैन इज वाइल पुशिंग ए कार, a cyclist while pedaling a cycle, a horse while pulling a cart, a girl while going up a stair, all exert force which produce करता है motion so that they do work, और उसमें जो है वर्क डन होगा, ठीक है। pushing a wall no work is done, मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई जो है वर्क नहीं डन हुआ, ठीक है। Similarly, a coolie does no work while standing with a heavy load on his head, मतलब कुली जो है अपने हेड में जो है हैवी लोड लेके मतलब खड़ा है, लेकिन उसमें कोई वर्क नहीं हुआ, although he feel tired, थका थका महसूस करेगा, since the displacement of the load is zero, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है उसका लोड का जो है जीरो हो गया, ठीक है, इसलिए जो है डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो जीरो वर्क। अब देखिए नेक्स्ट वाला जानेंगे। नेक्स्ट वाला जो हमारा
कह रहा मेजरमेंट ऑफ वर्क, कैसे हम लोग वर्क को मेजर करेंगे इसके बारे में जानेंगे। मेजरमेंट ऑफ द वर्क, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड ऑन द टू फैक्टर, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कितना वर्क डन हुआ। पहला द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, मतलब कि उस बॉडी में कितना अप्लाइड फोर्स, कितना अप्लाई किया गया फोर्स अप्लाइड, ठीक है। द वर्क डन बाय द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द फोर्स अप्लाइड, मतलब कि कितना फोर्स अप्लाई किया गया उस पर डिपेंड करता है। ग्रेटर द अप्लाइड फोर्स ग्रेटर इज द वर्क डन, अगर ग्रेटर फोर्स अप्लाई होगा तो वर्क डन क्या होगा, ग्रेटर होगा। फिर कह रहा है डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस, मतलब कि बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। वर्क डन बाय द body is directly proportional to the displacement in the direction of the applied force. Greater the displacement of body in the direction of the applied force, greater is the work done. अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो वर्क डन ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है if two forces say F1 and F2 such that F1 greater than F2 move two different body across the same amount of the displacement, then the work done by the F1 is greater than the work done by the F2, क्योंकि F1 जो है ग्रेटर है तो अगर फोर्स ज्यादा होगा तो वर्क ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली इफ द F produce the displacement S1 and the S2 acting the two different body A and B such that the S1 जो है ज्यादा है S2 से, then the work done by the force F on the body A is more than the body on the B, जिसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा उसमें जो है वर्क डन ज्यादा। कह रहा अमाउंट ऑफ द वर्क डन, अमाउंट ऑफ द वर्क डन बाय द फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स, मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स होता है एंड द डिस्प्लेसमेंट caused by the force in the direction of application, मतलब जिस डायरेक्शन में उसको हम लोग अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में, मतलब जो हम लोग पहले ही नहीं देखे हैं F इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो वाला जो है केस है। यहाँ पे देखिए कह रहा कंसीडर कांस्टेंट फोर्स F इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी व्हेन इट इज एट पोजीशन A, जब एक पोजीशन पे है, ड्यू टू द दिस फोर्स द बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड टू द पोजीशन B, और फोर्स लगाने की वजह से क्या बॉडी जो है B पे आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और जिधर फोर्स लगाएं तो वर्क डन बाय द फोर्स जो हम लोग लिखेंगे लेट अस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द A टू B इज इक्वल टू द S, देन द वर्क डन बाय द गिवन बाय W इक्वल टू क्या होगा F इनटू S होगा, यानी वर्क डन इक्वल टू क्या होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। कह रहा है इन द एबव इक्वेशन इफ S इक्वल टू 0, अगर S 0 होगा तो W क्या होगा 0 होगा। इफ द बॉडी डज नॉट मूव अंडर द एक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स देन द वर्क डन इज 0, अगर जो है बॉडी में अगर हम पे फोर्स लगाए बॉडी पे और बॉडी कोई मोशन नहीं शो कर रहा, बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, उस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि वर्क डन जो है नहीं हुआ, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर द वर्क in some cases the applied force does not cause करता है displacement of the body in their own direction but a direction other than the direction of the force. To determine the amount of the work done by the force in the such cases we need either of the two component of consider the component of the displacement of the body in the direction। देखिए यहाँ पे कंपोनेंट लेके जो है वर्क डन मतलब दिखाया गया है आप फोर्स एंड द दूसरा का कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट जो है कंपोनेंट वाला लेंगे। कह रहा कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स लगा है उस डायरेक्शन, मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है इंक्लाइन प्लेन पे जो है वो लोग ले जा रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए फोर्स लगा और इसका जो है डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ, ठीक है F, और इसका जो हम कंपोनेंट लेंगे तो F cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाला S cos थीटा, S sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें जो है कह रहा है कि नाउ इन द राइट एंगल ट्रायंगल ACB, जो ट्रायंगल AC और B है, ठीक है, ACB है यानी ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में कह रहा cos थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, cos थीटा को हम लोग लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखते हैं, तो बेस क्या है, बेस आपका जो है AC है, ठीक है, AC है, और हाइपोटेनस का AB है, तो AB लिख दिए, तो AC और AB को क्या लिख सकते हैं AC अपॉन AB जो है हमने S डिस्प्लेसमेंट था S लिख दिए, तो AC इक्वल टू क्या होगा S cos थीटा, ठीक है, AC इक्वल टू क्या होगा S cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा इसलिए कि जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिए हैं, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, ठीक है, इसीलिए S cos थीटा हो गया। तो इस केस में जब वर्क डन जो होगा W इक्वल टू फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, W इक्वल टू क्या होगा F AC हो गया, W इक्वल टू क्या होगा F तो फोर्स हो गया, AC का वैल्यू जो है S cos थीटा है, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है क्या हो गया वर्क हो गया।
दूसरा वाला क्या है, दूसरा का कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। जिस डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ उस डायरेक्शन में जो है कंपोनेंट हम निकालेंगे तो उस केस में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वाला जो है यहाँ पे डायग्राम दिया है, देखिए कह रहा कोई बॉडी जो है डिस्प्लेस ऐसे हो रहा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसका इधर हुआ, इसका कंपोनेंट लिए और फोर्स अप्लाइड किए, इसका कंपोनेंट ले लिए अगर डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स अप्लाइड, तो मान लीजिए ये जो है यहाँ पे फोर्स अप्लाइड है, ठीक है, और यहाँ पे जो है बॉडी का ये एफ कॉस थीटा है, ठीक है, ये कंपोनेंट वाला जो है एफ कॉस थीटा ले लिए, ठीक है, इधर क्या हो गया एफ साइन थीटा हो गया, यानी 90 डिग्री यानी ट्रायंगल का यहाँ फॉर्मेशन होगा एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा। तो इस केस में कह रहा वर्क डन जो होगा कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट एन। तो इसमें जो है कंपोनेंट जो है W इक्वल टू क्या होगा ई क्या है, ई और ए क्या है, मतलब फोर्स वाला कंपोनेंट ले लिए तो एफ कॉस थीटा ले लिए और डिस्प्लेसमेंट क्या था उसका एस था, तो इसकी वजह से जो है द वर्क डन W डिपेंड ऑन इट एंड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड किया, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एस एंड द कॉसिन, मतलब कि कॉसिन एंगल थीटा बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट के बीच की जो एंगल जो है उस पर डिपेंड करता है। वर्क डन ये स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन क्या है स्केलर क्वांटिटी है, देखिए ये यहाँ पे ही मतलब जो था, ठीक है, तारा इन राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल PEA cos थीटा इक्वल टू क्या था बेस अपन हाइपोटेनस था, तो बेस क्या था आपका EA था और हाइपोटेनस क्या था PA सॉरी बेस क्या था, बेस आपका जो EA था और हाइपोटेनस का था PA था, तो EA अपान F हो गया, PA क्योंकि आपका F है तो EA इक्वल टू क्या होगा F cos थीटा हो गया, कंपोनेंट वाला फॉर्म ले लिए हैं, तो यही हम यहाँ पे पुट करके जो है W इक्वल टू F cos थीटा इनटू S डिस्प्लेसमेंट वाला ले लिए, तो इसमें जो है हम लोग वर्क निकाल लिए। अब कह रहा है कि पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क और नेगेटिव वर्क के बारे में जानेंगे, ठीक है, पॉजिटिव जीरो और क्या है नेगेटिव वर्क के बारे में जानेंगे। द वर्क डन बाय द बॉडी कैन बी पॉजिटिव, मतलब वर्क डन जो है बॉडी के द्वारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और द जीरो हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के एंगल के हिसाब से हम देखेंगे। कह रहा पॉजिटिव वर्क if when the displacement of the body is in the direction of the force, if the angle between the force and the displacement वेक्टर इज एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल है, यानी थीटा जो है 90 डिग्री से ग्रेटर है, थीटा जो है 90 डिग्री से लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है, मतलब कि थीटा लेस देन 90 डिग्री है, देन द वर्क डन इज पॉजिटिव। उस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि वर्क डन जो है पॉजिटिव हो गया, ठीक है, थीटा जो है 90 डिग्री से जो है लेस है, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे वर्क डन पॉजिटिव कहेंगे। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट अकर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स थीटा इक्वल टू 0, देन द F cos थीटा इक्वल टू 1 हो गया और W इक्वल टू F इंटू S हो गया, ठीक है। तो एग्जांपल जो है व्हेन ए बॉडी ऑफ द मास m falling freely from the height under H force of the gravity, then the displacement S of the body is in the direction of the force and the work done by the force is given by W equal to Fs। Fs मतलब जो है फोर्स W इक्वल टू Fs, F इक्वल टू क्या होगा हम लोग mg लिख सकते हैं, क्योंकि मास और एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटी वाला और S की जगह हाइट, क्योंकि हाइट से गिरा रहा है, यानी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी, तो इस वजह से जो है W इक्वल टू क्या है Fs लिखेंगे हम लोग, ठीक है, Fs इक्वल टू mgh लिखेंगे। देखिए ये वाला केस है, कोई बॉडी का मास m है और उसके बाद गिराया जा रहा है, एक्सेलरेशन वहां पे जो है बॉडी में हुआ, फोर्स जो है mg हो गया, h से हाइट से गिराया जा रहा है, यहाँ का पॉजिटिव वर्क बाय द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी इन द फ्री फॉलिंग। फ्री फॉलिंग में जो है ग्रेविटी के द्वारा जो है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इधर डायरेक्शन में है, ठीक है। कह रहा व्हेन ए मैन लिफ्ट, अगर यही जो है निगेटिव वाला हो जाता जब हम जो है अगेंस्ट ग्रेविटी जाते, ऊपर से जा रहे हैं ग्रेविटी के टुवर्ड आ रहा है ना, तो अगर इधर हम ऊपर से फेंकते ना तो यहाँ पे जी की वैल्यू निगेटिव आता है, तो टोटल जो है निगेटिव आ जाता है, वर्क निगेटिव आ जाता है। कह रहा है कि व्हेन ए मैन लिफ्ट ए लोड फ्रॉम द ग्राउंड बोथ exert force which is the against the force of the gravity and displacement of the load are car in the upward direction, और upward direction में when a string is stretched the stretching force expansion of the string are in the same direction। कह रहा जीरो वर्क के बारे में जानेंगे। जीरो वर्क का मतलब क्या है, when the displacement of the body is a normal to the direction of the force, theta equal to जो है 90 डिग्री है, then cos theta equal to
0 डिग्री एंड आल्सो द डिस्प्लेसमेंट इज 0। मतलब जो है cos 90 डिग्री की वैल्यू जो है 0 होता है, तो वहां पे 0 पुट करेंगे तो टोटल टर्म जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। द वर्क डन इज 0। अब देखिए कह रहा व्हेन ए मैन वॉक ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड while carrying a load on his head, no work is said to be done the force of the gravity because the displacement of the load is normal to the direction of the gravity which is vertically downward। जो डाउनवर्ड रहेगा जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे जो है 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो टोटल वर्क डन जो है उस केस में 0 हो जाएगा। द मैन डज वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन व्हेन ही मूव विद द लोड व्हिच इज द नेगेटिव वर्क, ठीक है। अब देखिए कह रहा है व्हेन ए बॉडी मूव इन द सर्कुलर पाथ इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है, नो वर्क इज डन सिंस द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द बॉडी at any instant is directed toward the center of the body circular path and the displacement at that instant is along the tangent of the circular path the normal। मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, एंगल में 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो गया, यानी एफ एस कॉस थीटा इक्वल टू जो है एफ एस कॉस थीटा इक्वल टू जो है कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखेंगे the direction of the force on the body theta equal to 90 degree, it is for the this reason that the circular path the kinetic energy and the hence the speed of the body does not change although a force act on the body। करा कंडीशन फॉर द वर्क डन बाय द फोर्स टू बी 0, क्या क्या कंडीशन होगा जब फोर्स जो है 0 होगा, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। From the above discussion, it is clear that the amount of the work done by the force is 0 in the following two condition। दो कंडीशन में पहला क्या है, when the displacement no displacement, जब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ उस केस में s equal to 0 and the when the displacement is normal to the direction of the force, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, उस केस में जो है वर्क डन जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा नेगेटिव वर्क के बारे में जानेंगे। नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होता है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स देन द वर्क डन इज नेगेटिव इन केस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री एंड और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होता है -1 होता है एंड हेंस w इक्वल टू -fs हो जाएगा जो नेगेटिव वर्क हो जाएगा। एंड दिस अकर व्हेन द फोर्स ट्राई टू स्टॉप अ बॉडी इन द मोशन इट अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी, और बॉडी के मोशन को अपोज करता है, स्टॉप करता है। फिर उसका नेक्स्ट वाला कह रहा है कि when a body move on the surface the force of the friction between the body and the surface is in the direction opposite to the motion of the body theta equal to 90 डिग्री हो गया, thus the work done by the force of the friction is negative, और उस केस में जो है फोर्स का फ्रिक्शन जो है नेगेटिव हो गया, ठीक है। when a ball of mass m is thrown vertically upward to height h, जब उसको अपवर्ड जो है थ्रो किए the displacement of the ball is in the upward direction, और इस केस में जो है बॉल का जो है डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा and it is opposed by the force due to the gravity which act in the downward direction, hence the work done by the gravity force is negative and the given by w equal to -fs equal to -mgh। मतलब जो हम लोग अपवर्ड फेंकेंगे तो अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा, उस केस में g का वैल्यू जो है माइनस नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा, तो टोटल जो है w इक्वल टू क्या होगा -fs यानी mgh जो है पूरा जो है नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के बारे में जानेंगे। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के बारे में हम लोग जानेंगे। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सर इफ द फोर्स इज कांस्टेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट है इट डज नॉट चेंज विद द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज नहीं होगा, द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ऑफ साइन फिगर एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल OABC इक्वल टू f इंटू एस हो जाएगा इनक्लोज बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड द एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू द वर्क डन। मतलब एरिया अंडर जो ग्राफ होगा ना, एरिया अंडर जो भी है रेक्टेंगल ट्रायंगल स्क्वायर जो भी फॉर्मेशन हो रहा है उसी का एरिया निकाल लेंगे तो वही क्या हो जाएगा वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में अगर रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हुआ तो रेक्टेंगल वाला ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ, ट्रायंगल वाला वर्क डन जो है जो भी इसकी एरिया अंडर ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। इसका एरिया अंडर ग्राफ में ट्रायंगल में हाफ बेस इनटू हाइट W वर्क डन हो गया, ठीक है। करा वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, अब देखिए करा वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी एंड द अगेंस्ट द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी।
करा वेन ए बॉडी थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, जब भी कोई हम बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी, लेट ए बॉडी ऑफ मास m throw vertically downward from the height h, the force due to the gravity on the body will be F equal to mg and g equal to acceleration due to gravity which will act in the downward direction. The displacement s of the body is also in the downward direction, is in the direction of the force and given by s equal to h लिख देंगे। मतलब जो है अगर हम लोग अगेंस्ट जो है, क्योंकि जो हम लोग अगर हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट वाला यस लिखेंगे, लेकिन अगर वर्टिकली अगर फेंका जाए तो बॉडी को जो है उस केस में डिस्प्लेसमेंट वाला जो है उसको हम लोग एच ले लेंगे, हाइट ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, कह रहा वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी, डब्ल्यू इक्वल टू जो है एफ एस हो गया, एफ इंटू एस हो गया, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी एच हो गया। एम जी यानी मास जो है बॉडी का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, और एस की जगह पे हम लोग एच लिखेंगे क्योंकि हाइट जो है ले लेंगे। ठीक है, कह रहा है द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी इज द सेम वेदर द बॉडी कम डाउन द स्टेयर फ्रॉम द सर्टेन हाइट आर कमिंग डाउन इन द एलिवेटर फ्रॉम द सेम हाइट। ठीक है, करा व्हेन ए बॉडी इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, जब भी कोई बॉडी को हम लोग वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं उठा के, द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी एक्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, और उस बॉडी के मोशन के अगेंस्ट में जो है फोर्स जो लगता है उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, if the in the direction of motion जो है बॉडी की फोर्स लगता है, बॉडी इज विद द मास m is throw vertically upward through the height h, then the work done by the force of the gravity w equal to क्या होगा, w equal to क्या होगा माइनस f into s हो जाएगा। ठीक है, w equal to क्या होगा माइनस f into s हो जाएगा, यानी w equal to क्या हो जाएगा माइनस mgh हो जाएगा, w equal to क्या हो जाएगा माइनस mgh। माइनस mgh इज द फैक्ट इन द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट में जो है ये वर्क डन होता है। the work done against the force of the gravity is the same whether the body goes up the stair or to certain height or going in the elevator at the same height। यूनिट ऑफ वर्क डन, करा कि जो वर्क डन होता है उसका यूनिट क्या होगा, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एसआई इनटू वर्क क्या होता है, जूल होता है, द 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन, यानी फोर्स 1 न्यूटन रहे और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का हो, तो हम लोग कहेंगे कि जो है वर्क डन कितना, 1 जूल का जो है, वर्क जूल मतलब वर्क डन हुआ है, मतलब जो 1 जूल हम इसको जो है लिख सकते हैं। ठीक है, 1 न्यूटन अगर फोर्स हो और 1 मीटर जो है डिस्प्लेसमेंट हो। When a force of 1 Newton apply on a body, काज करता है displacement of 1 meter in the direction application of the work done is said to be the 1 joule। उस केस में हम लोग क्या कहेंगे, जो वर्क डन जो है 1 जूल का है। ठीक है, करा सम बिगर यूनिट ऑफ द वर्क डन, किलो जूल हो गया, मेगा जूल हो गया, गीगा जूल हो गया, 1 किलो जूल इक्वल टू 10 टू पावर 3 जूल हो गया, और 1 मेगा जूल इक्वल टू 10 टू पावर 6 जूल हो गया, 1 गीगा जूल इक्वल टू क्या हो गया 10 टू पावर 9 जूल हो गया। सीजीएस यूनिट ऑफ द वर्क इज अर्ग होता है, वर्क का जो सीजीएस यूनिट होता है वो अर्ग होता है, और कारा 1 अर्ग इक्वल टू क्या होगा 1 डाइन 1 to 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, व्हेन ए फोर्स ऑफ द 1 डाइन cast a displacement of the 1 centimeter in the direction of the its application, then the work is said to be the 1 erg। और उस केस में हम लोग कहेंगे वर्क जो है 1 erg जो है हुआ है। कह रहा है रिलेशन बिटवीन द जूल एंड अर्ग, अर्ग और जूल में रिलेशन के बारे में जानेंगे। 1 जूल इक्वल टू क्या होगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यानी 10 टू पावर 5 डाइन इंटू 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर, यानी 10 टू पावर 7 जो है, 1 मीटर में 10 टू पावर 5 डाइन होता है और 1 मीटर में 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 10 पावर 2 सेंटीमीटर होता है, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेस सेम है, तो ऊपर वाला पावर जो ऐड जाएगा 10 टू पावर जो है 7 अर्ग हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट हम लोग पावर के बारे में जानेंगे। ठीक है, पावर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। रेट ऑफ द डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, मतलब कि वर्क जो करने का जो रेट होता है उसी को हम लोग पावर बोलते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, वर्क डूइंग का जो रेट होता है उसको हम लोग पावर बोलते हैं। ठीक है, कह रहा टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पावर, कंसीडर ए मैन कैरिंग ए लोड फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द 5th फ्लोर ऑफ बिल्डिंग बाय द वॉकिंग ऑफ द स्टेयर, टेक 5 मिनट का जो समय लिया। another man carry the same load to the same height in 10 minutes, the work done by the both men in the same, but the man A does it leisure time than the man B, hence the power of man A is more than that of power of man B।
मतलब जो है पावर ऑफ मैन ए जो है ज्यादा है इन कंपेरिजन टू पावर ऑफ मैन बी के, ठीक है। द पावर ऑफ द सोर्स ऑफ डिपेंड ऑन द टू फैक्टर। पहला क्या होता है, द अमाउंट ऑफ द वर्क डन बाय द सोर्स, मतलब कितना वर्क डन किया गया, द टाइम टेकन बाय द सोर्स टू डू द वर्क, और कितना टाइम जो है लिया गया उस काम को करने के लिए। एक्सप्रेशन फॉर द पावर, अगर हम उसको पावर के लिए एक्सप्रेशन जो है दिखाएंगे तो पावर इक्वल टू एक्सप्रेशन फॉर पावर, W इज द वर्क डन इन द टाइम इन ए टाइम इंटरवल t, देन पावर इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन और टाइम टेकन, ठीक है। वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, W इक्वल टू क्या होगा, W अपॉन t हो गया। तो पावर इनटू टाइम इक्वल टू क्या हो गया, पावर इनटू टाइम इक्वल टू वर्क हो गया, ठीक है। द रिलेशन ऑफ द पावर विद द फोर्स, पावर और फोर्स रिलेशन हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है लेट ए कांस्टेंट फोर्स बी अप्लाइड ऑन द बॉडी, नाउ लेट ए बॉडी बी डिस्प्लेस्ड थ्रू द डिस्टेंस s, देन वी नो दैट द वर्क डन W इक्वल टू क्या होगा, F इंटू S हो जाएगा। नाउ पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर क्या हम लोग क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम लोग पावर बोलते हैं। देयरफॉर P इक्वल टू W अपॉन T हो गया, W अपॉन T हो गया। तो W को हम लोग क्या लिख सकते हैं, W को हम लोग ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, और टाइम ही है। तो यहाँ पे जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये वाला टर्म को हम लोग यहाँ पे ऐसे सेपरेट लिख सकते हैं, नहीं ये इसको हम लोग जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी वेलोसिटी लिख सकते हैं, नहीं एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एवरेज वेलोसिटी लिख सकते हैं, नहीं डिस्टेंस नहीं कर सकते भाई डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्टेंस तो जो है एवरेज स्पीड हो जाएगा ना। तो अब P इक्वल टू क्या हो गया, F हमारा यहाँ बचा हुआ है, और इसके जगह पे S अपॉन T के जगह हम लोग V लिख दिए। तो पावर के साथ जो रिलेशन आया, पावर P इक्वल टू F इंटू V आ गया। पावर ये स्केलर क्वांटिटी, पावर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके बारे में इसका यूनिट जानेंगे, यूनिट ऑफ द पावर, द SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट होता है। पावर का SI यूनिट क्या होता है, वाट होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल W, W से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन द वर्क ऑफ 1 जूल इज डन इन 1 सेकंड, देन द पावर इज सेड टू बी 1 वाट। अगर 1 जूल वर्क जो है 1 सेकंड में किया जा रहा है तो हम लोग पावर क्या बोलेंगे, 1 वाट बोलेंगे, यानी 1 जूल पर सेकंड इसको हम लोग बोल सकते हैं। द बिगर यूनिट ऑफ द पावर आर किलोवाट और मेगावाट हो गया एंड गीगावाट हो गया। 1 किलोवाट इक्वल टू 10 पावर 3 वाट, 1 मेगावाट इक्वल टू 10 पावर 6 वाट, 1 गीगावाट इक्वल टू 10 पावर 9 वाट, ठीक है। इसको जो है इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं और शो कर सकते हैं। अब देखिए सारा हार्स पावर के बारे में, HP के बारे में जानेंगे। हार्स पावर HP, इट इज द अनदर बिगर कमर्शियल यूनिट ऑफ द पावर एंड यूज इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड मशीन में, इंजीनियरिंग में यूज होता है। 1 HP इक्वल टू क्या होता है, 746 वाट होता है, जिसको हम लोग जो है 0.746 किलोवाट बोल सकते हैं, ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पावर आर द मिलीवाट हो गया एंड द माइक्रोवाट हो गया, ठीक है। 1 मिलीवाट इक्वल टू 10 टू पावर -3 वाट हो गया, और 1 माइक्रोवाट इक्वल टू क्या होगा, 10 टू पावर -6 वाट हो गया। द सीजीएस यूनिट ऑफ द पावर इज अर्ग पर सेकंड। सीजीएस यूनिट क्या होता है पावर का, अर्ग पर सेकंड होता है, ठीक है। अर्ग क्या होता है, वर्क का, और सेकंड जो टाइम वाला तो आपको पता ही है। देखिए रिलेशन बिटवीन द 2 यूनिट ऑफ द पावर, 2 यूनिट ऑफ द पावर, W इक्वल टू क्या होगा, 1 जूल पर सेकंड 10 टू पावर 7 अर्ग पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए रिलेशन बिटवीन द वर्क एंड पावर, वर्क एंड पावर में रिलेशन के बारे में, सॉरी डिफरेंस बिटवीन द वर्क एंड पावर, वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है, इसमें डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे। वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। वर्क डन का मतलब क्या होता है, वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, यानी मल्टीपल होता है। पावर इज द सोर्स, पावर ऑफ ए सोर्स इज द रेट ऑफ द वर्क डन बाय द, किसी भी सोर्स के द्वारा कितना तेज से, मतलब कितना किस रेट पे वर्क डन हुआ। वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, टाइम पे डिपेंड नहीं होता है यहाँ पे। द पावर स्पेंड डिपेंड ऑन द टाइम इन विच द वर्क इज डन। द SI यूनिट ऑफ द पावर इज जूल होता है, द SI यूनिट ऑफ द पावर इज, सॉरी SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल होता है, SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट होता है, ठीक है। एनर्जी के बारे में जानेंगे। एनर्जी जो होता है, द एनर्जी ऑफ बॉडी सेट टू कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी काम करने की जो क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है, उसी को हम लोग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। लाइक वर्क एनर्जी आल्सो स्केलर क्वांटिटी, वर्क की तरह एनर्जी भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अब देखिए यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, यूनिट ऑफ एनर्जी, द यूनिट ऑफ एनर्जी आर द सेम एज द वर्क, वर्क की तरह होता है। द SI यूनिट ऑफ द एनर्जी इज जूल होता है एंड द सीजीएस यूनिट ऑफ द एनर्जी इज अर्ग होता है। 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग होता है, ठीक है। द बिगर यूनिट ऑफ द एनर्जी आर द वाट हावर हो गया, यानी वाट हावर हो गया। और उसके बाद
नेक्स्ट इधर क्या लिखा है, किलो वाट हावर हो गया, ठीक है। वाट हावर, वन वाट हावर इज द एनर्जी स्पेंड और वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ द पावर, 1 वाट इन 1 हावर में जो है, ठीक है। 1 वाट हावर इक्वल टू क्या होगा, 1 वाट इंटू 1 हावर, 1 जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड, यानी 3600 जूल इंटू 3.6 किलो जूल हो गया, ठीक है। द किलो वाट हावर के बारे में जानेंगे। 1 किलो वाट हावर इक्वल टू 1 किलो वाट हावर इज द एनर्जी स्पेंड और द वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ द पावर इन 1 किलो वाट इन द 1 हावर। द 1 किलो वाट हावर इक्वल टू क्या होगा, 1 किलो वाट इंटू द 1 हावर, यानी 1000 जूल पर सेकेंड हो गया इंटू 3600 सेकेंड हो गया, यानी 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे 3.6 एम जूल, यानी मेगा जूल। हाँ भाई, करा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजुअली मेजर इन द किलोवाट हावर, ठीक है। किलोवाट हावर में जो है इसको जो है हम लोग मेजर करते हैं। करा डब्ल्यू वाट एंड किलोवाट आर द यूनिट ऑफ द पावर होता है, वाइल वाट हावर एंड द किलोवाट हावर आर द यूनिट ऑफ द वर्क आर द एनर्जी, सिंस पावर एंड टाइम इक्वल टू वर्क आर एनर्जी होता है। कैलोरी के बारे में जानेंगे। हीट एनर्जी यूजुअली मेजर इन कैलोरी, जो हीट एनर्जी होता है वो कैलोरी में मेजर करते हैं। 1 कैलोरी इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इन द राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द वाटर फ्रॉम द माइनस, मतलब 1 ग्राम ऑफ वाटर जो है 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस पे ले जाने के लिए जो है जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है टेम्परेचर का 1 ग्राम वाटर का थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, इट इज रिलेटेड एज जूल से रिलेटेड है। 1 जूल इक्वल टू 0.24 कैलोरी होता है और 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होता है, जिसको हम लोग राउंड अप करके जो है 4.2 जो है लिख सकते हैं जूल, ठीक है। किलो कैलोरी इज द बिगर यूनिट ऑफ द हीट एनर्जी। किलो कैलोरी जो होता है बिगर यूनिट होता है हीट एनर्जी का। 1 किलो कैलोरी इक्वल टू क्या होगा 1000 कैलोरी हो गया, जिसको 4180 जूल बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में जानेंगे। एनर्जी ट्रांसफर इन द केस ऑफ द एटॉमिक पार्टिकल इज वेरी स्मॉल होता है, सो इट इज मेजर इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। कह रहा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 1 वोल्ट, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इनटू 1 वोल्ट, तो 1.6 इंटू 10 पावर जो है 19 जो कूलम होता है, और 1 वोल्ट हो गया तो 1.6 इंटू 10 पावर 19 जूल हो जाएगा, जिसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे 1.6 इंटू 10 पावर 19 जूल लिख देंगे, ठीक है। करा डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर। एनर्जी और पावर में डिफरेंट के बारे में जानेंगे। करा एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी जो होता है कैपेसिटी टू डू वर्क होता है। पावर क्या होता है, पावर ऑफ द सोर्स इज द रेट एट विच द एनर्जी सप्लाइड, मतलब जो है किस रेट पे जो है एनर्जी सप्लाई हुआ उसको बोलते हैं। एनर्जी स्पेंड डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। टाइम पे जो है एनर्जी स्पेंड डिपेंड नहीं करता है। सारा पावर डिपेंड ऑन द टाइम इन विच द एनर्जी इज स्पेंड। एसआई यूनिट ऑफ द एनर्जी जूल होता है एंड एसआई यूनिट ऑफ द पावर इज वाट होता है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जानते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी कितने फॉर्म में रहता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, एनर्जी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म सच एज द मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड सो ऑन। ऑल दीज एनर्जी अंडर द सुटेबल कंडीशन कैन ट्रांसफॉर्म होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। मैकेनिकल एनर्जी के बारे में जानेंगे। द एनर्जी पॉजिटिव बाय द बॉडी ड्यू टू इट स्टेट ऑफ द रेस्ट आर ए मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मतलब एनर्जी जो पॉजिटिव होता है किसी बॉडी के द्वारा जो स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन की वजह से होता है उसको हम क्या बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी अगर इन द टू फॉर्म, पहला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी में रहता है, दूसरा क्या होगा काइनेटिक एनर्जी में रहता है। अब देखिए that total mechanical energy of body is the sum of its kinetic energy and potential energy। total mechanical energy का मतलब क्या है, sum of kinetic energy and potential energy का जो sum होता है। potential energy क्या होता है, energy पॉजिटिव बाय द बॉडी ड्यू टू इट पोजीशन और द रेस्ट की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। द एनर्जी पॉजिटिव बाय द बॉडी एट द रेस्ट ड्यू टू इट पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन
इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन और रेस्ट की वजह से जो है एनर्जी जो बॉडी के द्वारा पास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर यू से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। एग्जांपल, वाटर स्टोर इन द टैंक एट द डैम हैज पोटेंशियल एनर्जी। A body placed at the height above the ground, such as an aeroplane, has a potential energy. A stretch bow are wound up watch spring and a stretch rubber band so on possess potential energy। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि जो एनर्जी स्टोर रहता है किसी बॉडी में। ठीक है, फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, कितने फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी का जो है कितने फॉर्म होते हैं। देयर आर द टू फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। पहला क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा क्या, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, ईच बॉडी एक्सपीरियंस करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द अर्थ विच इज द कॉल्ड द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी, जिसको हम लोग ग्रेविटी का फोर्स बोलते हैं। करा वेट ऑफ द बॉडी, द पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव बाय द बॉडी ड्यू टू इट फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन इट इज कॉल्ड इट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अट्रैक्शन जो है अर्थ का अट्रैक्शन होता है किसी बॉडी का अर्थ की तरफ। ठीक है, अब देखिए, करा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज जीरो व्हेन इट इज इन्फिनिटी बिकॉज द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन ऑन द अर्थ इज जीरो। अगर कोई बॉडी इन्फिनिटी पे है तो उस केस में जो है अर्थ से उसका अट्रैक्शन जो है जीरो हो जाएगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, उस केस में जीरो हो जाएगा। करा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी एट द पॉइंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ इन द ब्रिंगिंग दैट बॉडी फ्रॉम द इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। Since the work done is work is done by the force of the gravity itself, so at a finite distance from the earth, the gravitational potential energy of body is a negative। Gravitational potential energy body का क्या है, negative है। उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, कह रहा as the distance of the body from the surface of the earth increases, जैसे ही distance increase होता है, the force of the attraction of the earth decrease होता है and the gravitational potential energy increase होता है। The negative value of the gravitational potential energy decrease and then finally it become the zero at the infinity separation पे वो जीरो हो जाता है। Example, water store at the height, a helicopter in the sky and so on। Elastic potential energy के बारे में जानेंगे। करा when an external force is applied on a non rigid body, कोई non rigid body पे जो है जब हम लोग जो है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, इट गेट डिफॉर्म्ड ड्यू टू द चेंज इन द साइज एंड शेप की वजह से जो है वो डिफॉर्म हो जाता है, उसका साइज चेंज होता है। ऑन द रिमूवल ऑफ द फोर्स, जैसे हम लोग फोर्स रिमूव करेंगे, इट रिगेन इट ओरिजिनल पोजीशन ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी की वजह से वो फिर से जो है अपने एक पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए रबर बैंड है, उसको हम लोग एकदम जान लगा के ताने और जैसे ही छोड़ेंगे फिर अपने पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज द डिफॉर्मिंग बॉडी। The work this work is stored in the बॉडी इन द फॉर्म ऑफ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जो है बॉडी में वो एनर्जी स्टोर रहेगा। Thus the potential energy produced by the body in the deformed state due to the change in the its size shape is called elastic potential energy, इसको बोलते हैं। This is the amount of the work done in the deforming the body or in changing the size and shape of the body। देखिएगा कंप्रेस बॉल, स्ट्रेच इलास्टिक बैंड को हम लोग स्ट्रेच करेंगे, इसका एग्जांपल है स्ट्रेच बाउ हो गया, बाउंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ द क्लॉक एंड द स्वान, ये सब जो है इतना एग्जांपल है। फिर क्या एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, कह रहा कि एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी एट द हाइट एबव द ग्राउंड इज मेजर बाय द अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन राइजिंग द बॉडी अप टू दैट height against the force of the gravity। Consider a body of mass m है, initially at the ground level पे वो मतलब बॉडी प्रेजेंट है, बी राइज वर्टिकली अपवर्ड, उसको ले गए हाइट एस तक ले, द अपवर्ड फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू राइज द बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी ऑन द बॉडी एक्टिंग डाउनवर्ड। ठीक है, बॉडी का जो है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड लगेगा, द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी इक्वल टू क्या होगा, mg होगा, वेयर g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी हो जाएगा। द वर्क डन इन रेजिंग द बॉडी अपवर्ड, जब हम लिफ्ट जाएंगे तो जो वर्क डन क्या होगा, द वर्क डन इक्वल टू w इक्वल टू होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स क्या है mg है और डिस्प्लेसमेंट क्या है h है, टोटल जो है क्या हो जाएगा w इक्वल टू mgh हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द वर्क डन इन द स्टोर इन द बॉडी एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और यही जो है बॉडी
में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहेगा व्हेन इट इज रेज एट हाइट h। जैसे इसको हम हाइट h पे जाएंगे u इक्वल टू क्या होगा mgh हो जाएगा, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो क्या होगा mgh हो जाएगा। देखिए कह रहा एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑन द ग्राउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसीडर्ड टू बी जीरो, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू mg। कह रहा हाउएवर इफ द बॉडी इज रेस्ड फ्रॉम द हाइट h1 टू द हाइट h2, अगर h1 से h2 तक ले जा रहे हैं एबव द ग्राउंड देयर इज अगेन इन इट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी उस केस में हम लोग क्या जानेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कर देंगे, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाएगा mgh2 माइनस mgh1। तो mg बाहर हम लोग दोनों में कॉमन है तो mg बाहर निकाल लिए और h2 माइनस h1 यहाँ पे हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है इफ ए बॉडी fall from the height h1 to the height h2 above the ground there is a loss in the gravitational potential energy, the loss in the potential energy equal to क्या होगा initial energy potential energy minus final potential energy, तो mg h1 minus mg h2 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा mg h1 minus h2, एक सेकंड एक्सप्रेशन ये वाला हो जाएगा, ठीक। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी वाला ये फार्मूला है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट, ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इधर क्या है गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वाला क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू स्टेट ऑफ द मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो वो एनर्जी पाया जाता है बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन की वजह से, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर के से हम लोग डिनोट करते हैं। व्हेन ए हैमर हिट ए नेल विद द फोर्स, किसी भी फोर्स से कोई हैमर को हम लोग मारते हैं, इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैमर दैट हेल्प टू ड्राइव द नेल इनटू द वॉल। और वॉल में धंसता जो है वो काइनेटिक एनर्जी ही जो उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं जिसकी वजह से वो धंस जाता है। कह रहा कि नेक्स्ट वाला कह रहा फास्ट मूविंग विंड व्हीकल इन द मोशन, रोलिंग फुटबॉल, ए स्टोन फॉलिंग फ्रॉम द हाइट, a running horse, a bucket, a bullet fire from the gun, a shooting ball, etc. पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। ये सारे चीजें जो है काइनेटिक एनर्जी पॉजेस करते हैं। एक्सप्रेशन था द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। द काइनेटिक एनर्जी पॉजेस बाय द बॉडी डिपेंड ऑन द इट मास, बॉडी के मास पे डिपेंड करता है एंड वेलोसिटी पे। इट कैन बी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल। एग्जांपल जो है से यहाँ पे जो है बहुत सारा जो एग्जांपल है इससे हम लोग समझ सकते हैं। और जिस बॉडी का जो है मास जो है कह रहा जिस बॉडी का मास ज्यादा रहेगा, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होता है के इक्वल टू एक्सप्रेशन होता है के इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पर कह रहा है कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, it cover a distance yes when the constant force F is applied on it bringing to the rest. A is the uniform retardation produced by the force. The measure of the work done will be equal to the kinetic energy of body. और उस केस में वर्क डन क्या होगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। the kinetic energy of the body retarding force in the bringing the it to the rest equal to क्या होगा वर्क डन by the body, जो बॉडी के द्वारा वर्क डन होगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा F into S हो गया any work done. For calculating the displacement yes use the equation v square minus u square v square minus v square equal to u square plus 2es वाला जो हम लोग इक्वेशन है इसको यूज लगा के जो है हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट इस केस में, ठीक है। तो नाउ इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या होगा v हो गया एंड फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0 यहाँ पे हो जाएगा। एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या होगा माइनस होगा क्योंकि रिटार्डेशन है एज द बॉडी इज रिटार्डिंग। Substituting the value of the vu in the equation 0 हो गया v स्क्वायर माइनस 2es हो गया, तो s इक्वल टू क्या होगा v स्क्वायर अपॉन 2a हो गया, ठीक है। we know that retarding force इक्वल टू f इक्वल टू क्या mm में होता है, ठीक है। तो substituting the value of s and f from the equation third and fourth respectively in the equation first we get k इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या होगा यहाँ पे k इक्वल टू
एम में इंटू बी स्क्वायर अपन, मतलब काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पे जो इक्वेशन में था काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे के इक्वल टू क्या था, वर्क डन था ना, W था, तो के इक्वल टू क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था ना, डिस्प्लेसमेंट एस था, तो ये फोर्स का जगह हम लोग एम में लिख दिए और एस की जगह पे हमारा जो वैल्यू आया है बी स्क्वायर अपन 2a, यानी बी स्क्वायर अपन 2a लिख दिए और एफ इक्वल टू क्या है यहाँ पे जो फोर्स का जगह एम में लिख दिए, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी काटेंगे पीटेंगे तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ यानी मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। फ्रॉम द इक्वेशन 1 इट इज कैन बी कैलकुलेटेड दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट मास, मतलब बॉडी का काइनेटिक एनर्जी जो होगा किसी बॉडी का उसके मास पे जो है मतलब प्रोपोर्शनल रहेगा, मतलब मास पे डिपेंड रहेगा, जितना बॉडी का मास है उतना काइनेटिक एनर्जी है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट वेलोसिटी, और वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर होगा। फिर हमारा रिलेशन मिलता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, कह रहा रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन निकालता है, कह रहा है बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, देन काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा, एंड मोमेंटम p इक्वल टू क्या होगा, mv हो जाएगा। तो v इक्वल टू क्या होगा, p अपॉन m, हम इसको लिख सकते हैं नहीं, अरे भैया मोमेंटम इक्वल टू mv हो गया, तो यहाँ पे हम v रुक लिए, p को जो है m अपॉन जो है p अपॉन m कर दिए, p अपॉन m, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम द इक्वेशन थर्ड इन द इक्वेशन फर्स्ट वी हैव k इक्वल टू क्या होगा, हाफ m, और वेलोसिटी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही v की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है भैया, काइनेटिक एनर्जी का हाफ m इंटू वी स्क्वायर है ना, तो वी स्क्वायर है, यही वी स्क्वायर की जगह पे हम लोग v यहाँ पे है v का स्क्वायर कर देंगे, p अपॉन m का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे k इक्वल टू क्या होगा, p स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा, और p के जो है हम लोग इधर भेज देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे डिवाइड में इस k से जाकर मल्टीप्लाई कर लेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल टू जो है, यहाँ से हम पहले बता दे रहे हैं भाई, देखिए पहले क्या था, k इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m था, ठीक है, इधर एक मल्टीप्लाई कर लेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, k 2m हो जाएगा, और उसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। तो यही p स्क्वायर इक्वल टू जो है, p स्क्वायर यहाँ से जैसे हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा 2m और k हो जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी यानी मोमेंटम इक्वल टू p इक्वल टू 2m k हो जाएगा, ठीक है। Thus kinetic energy related to the momentum as k equal to p square upon 2m and momentum is related to kinetic energy as p equal to अंडर रूट 2m k, ठीक है। इस तरह से हम लोग रिलेशन शो कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला हम लोग देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में जानेंगे, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वाला हम लोग वर्क, चलिए भाई साहब, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में जानेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी, किसी भी मूविंग बॉडी के अगर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है, when the force is applied in the direction of moving body, the body accelerates and the kinetic energy increase होता है। वो बॉडी का एक्सेलरेशन होता है उसमें, और काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी का इंक्रीज होता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट करता है कि इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, मतलब जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वही क्या होगा, वर्क डन बाय द इक्वल टू द एनर्जी ऑफ बॉडी इक्वल टू द वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, और उस बॉडी पे जो है जो वर्क डन लगेगा, ठीक है। कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी, मान लीजिए कोई बॉडी का मास m है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, u है, वेयर ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी विद द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, द एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज फ्रॉम द, मतलब वेलोसिटी इनिशियल होगा वो फाइनल वाली है v मतलब इन द मूविंग इन डिस्टेंस, यस, देन द वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क बाय फोर्स का जो हम लोग लिखते हैं W इक्वल टू क्या लिखते हैं, F लिखते हैं, W इक्वल टू क्या लिखते हैं, F इक्वल टू फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लिखते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू क्या होगा, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 2a हो गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन होगा v स्क्वायर s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 2a हो गया। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी m में फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अगर इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे यस एलियन फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड इन एंड इक्वेशन थर्ड इन द इक्वेशन फर्स्ट में अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे w इक्वल टू m
एम में यानी फोर्स वाला हो गया, और ये वेलोसिटी जो है फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट था, और डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू आया था यहाँ पे ये आया था, तो v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2 कर दिए, ठीक है। और इस पर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ m बच जाएगा, v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर a से ये कट जाएगा, तो w का कितना आ जाएगा हाफ m v स्क्वायर यानी फाइनल वेलोसिटी वाला आ जाएगा, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। w इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल, ki क्या होगा mv स्क्वायर यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, kf क्या होगा mv स्क्वायर यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो 10 वर्क डन जो होगा चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, मतलब वर्क डन को हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। कह फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितने फॉर्म होते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। काइनेटिक एनर्जी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 फॉर्म। पहला क्या है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरा क्या है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तीसरा क्या है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हम देखिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है, इज द मोशन ऑफ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, the motion of a body in straight line path is called linear or translational motion, and the kinetic energy of the body due to this motion is called the translational kinetic energy। बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसको हम क्या बोलेंगे ट्रांसलेशनल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ए व्हीकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, कोई व्हीकल है और स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ए मैन वॉकिंग ऑन द स्ट्रेट पाथ, ए मॉलिक्यूल ऑफ द मोनोटॉमिक गैस, इसके एग्जांपल है, ठीक है, इनके एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट वाला हम देखेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में। रोटेशनल मतलब कि रोटेशन की वजह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, द रोटेशन ऑफ द बॉडी अराउंड एन एक्सिस आर फिक्स्ड इन दिस कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक मोशन। द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू दिस टाइप ऑफ द मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और इस टाइप की मोशन की वजह से जो है जो बॉडी रोटेट कर रहा है उसको रोटेशनल मोशन बोलेंगे। एग्जांपल जो है ए स्पानिंग ऑफ ए ब्लेड ऑफ द मूविंग फैन, रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द ओन एक्सिस, इलेक्ट्रॉन स्पानिंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इस एग्जांपल हो गया। द एटम ऑफ द एटॉमिक इक्विलिब्रियम मॉलिक्यूल molecule a rolling ball and the wheel of the moving car possess both translational and rotational kinetic energy। मतलब जो है जो मूविंग व्हील है, ठीक है, पहिया हो गया, इसमें जो है ट्रांसलेशनल और जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वाला दोनों होता है। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानेंगे। the to and fro motion of the body about in position is called vibration kinetic energy। एक पेंडुलम किसी होता है, पेंडुलम का होता है जहाँ हैंग करते हैं और टू फ्रो मोशन शो करता है, ठीक है, टू और फ्रो मोशन शो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू द वाइब्रेशनल मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए कार आर मूविंग वाटर, a turning blade struck against the rubber pad, plucking the string of the guitar, the atom of the solid and oscillate pendulum is an example। car are in a polyatomic molecule, the atom can vibrate about their mean position। atom जो है वाइब्रेट करता है their mean position से, so polyatomic molecule has vibrational energy in addition to the rotational and the translational। मतलब जो है polyatomic molecule जो होते हैं इसमें vibrational, rotational और translational जो है तीनों फॉर्म की जो है एनर्जी का और मतलब पॉसिबल होता है। डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ द मोशन ए बॉडी में possess either one or the more than the one form of the kinetic energy, ठीक है। साइमल्टेनियसली सारा डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस के बारे में हम जानेंगे। सारा की पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। सारा इज द एनर्जी पॉजिटिव बाय द बॉडी ड्यू टू इट चेंज इन पोजीशन ऑफ द चेंज साइड शेप टू दिस। सारा इज द एनर्जी पॉजिटिव बाय द बॉडी ड्यू टू इट स्टेट ऑफ द मोशन। बॉडी का एनर्जी जो है इस बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन की वजह से एनर्जी पॉजिटिव था, इट इज इक्वल टू द वर्क डन इन द ब्रिंगिंग द बॉडी to change state। It is equal to the work done a moving a body can do before coming to the rest। It can change only in the form of the kinetic energy। It does not depend on the speed of the body। बॉडी की स्पीड पे नहीं डिपेंड करता है। इसमें क्या होता है it can change into the any other form of energy, किसी और फॉर्म में एनर्जी क्या हो जाएगा, it depend on the speed of the body। बॉडी की स्पीड डिपेंड करता है। फिर कह रहा है नेक्स्ट वाला कन्वर्जन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू द काइनेटिक एनर्जी व्हेनेवर इट इज पुट टू यूज। पहला फॉलोइंग एग्जांपल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड दिस चेंजेस। व्हेन द स्ट्रिंग ऑफ द बॉ इज पुल्ड सम वर्क इज डन व्हिच इज स्टोर्ड इन द डिफॉर्मिंग स्टेट ऑफ द बॉ इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। on releasing the string to the switch on an arrow, the potential energy of the ball changing to the kinetic energy of the arrow which make it move। ठीक है, होता क्या है कि तीर धनुष वाला जो देखे होंगे पहले उसको हम लोग काटते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टोर हो जाता है, फिर उसको रिलीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करके वो स्पीड से बहुत फास्ट मूव करता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होगा यहाँ पे क्या काइनेटिक एनर्जी और एक बॉडी यहाँ पे मूव कर दिया है। कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी द स्टेट बॉल। स्टेट बॉल में जो है एक कन्वर्जन का। दूसरा क्या है कंप्रेस्ड
कंप्रेस्ड वाला एक कंप्रेस स्प्रिंग हैज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स कंप्रेस स्टेट व्हेन इट रिलीज द potential energy of the spring change into the kinetic energy which does work on the place on it and the change into the kinetic energy of the ball due to which it fly away। मतलब क्या है कि इस बॉल को जो है यहाँ पे रखिए तो दबा हुआ है, ठीक है, और कंप्रेस वाला है, जैसे ही रिलीज करिए तो तुरंत जो है ऊपर चला जाएगा, बॉल फ्लाई अवे ऑन रिलीजिंग द स्प्रिंग, रिलीज स्प्रिंग जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, जो एनर्जी बहुत बोलते हैं हम स्टोर था पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया और इसकी वजह से फ्लाई कर गया। फिर कह रहा बॉल फ्लाई अवे ऑन द रिलीजिंग द स्प्रिंग, स्प्रिंग रिलीज करते कह रहा बहुत सारे जो एग्जांपल है, ठीक है, और भी एग्जांपल है। कह रहा वाटर स्टोर इन द डैम एट द हाइट पॉजेस करता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द वाटर फ्रॉम द डैम इज रिलीज, जैसे रिलीज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर टर्न द ब्लेड ऑफ द टरबाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और यही पोटेंशियल एनर्जी जो है जो स्टोर रहता है काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है और वो गिरता है, गिरने के बाद क्या होता है ब्लेड को रोटेट करता है टरबाइन वाला हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन वाले पे जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। ये भी दो एग्जांपल दिया है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, देखिए बहुत सारे एग्जांपल है उसके। ए बॉल इज केप्ट एट द हाइट अबव द सरफेस ऑफ द ग्राउंड कॉजेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, किसी बॉल को हम लोग ऊपर कहीं रख दिए हैं जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कॉज करेगा, व्हेन इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट पोटेंशियल एनर्जी बिगिन टू कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन व्हेन इट रीच द ग्राउंड ऑल ऑफ इट पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, सारा जो है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या रहा कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, कैसे हम लोग एनर्जी को कंजर्व करेंगे इसके बारे में जानेंगे। इन द यूनिवर्स द सम ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ एनर्जी रिमेन द कांस्टेंट, मतलब यूनिवर्स में जो है जितने भी एनर्जी है रिमेन कांस्टेंट, some of the energy remain constant in a given system, one form of the energy may get converted into another form or the total energy always remain the same। लेकिन जो है टोटल एनर्जी जो होता है हमेशा सेम रहता है। कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट करता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी को ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही तो उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। It may be transformed from the one form to the another in a system, but the total energy in a system remain constant। लेकिन जो टोटल एनर्जी होगा सिस्टम में वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को हम कैसे कंजर्व करेंगे, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ इट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। द टोटल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब ये होता है टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, किसी भी सिस्टम का जो टोटल एनर्जी होता है एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्वल होता है टू द सम ऑफ इट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की जो सम के बराबर होता है। मतलब कह रहा है इन ए सिस्टम व्हेनेवर देयर इज इंटरचेंज बिटवीन द potential energy and kinetic energy, the sum of the two energy, the total mechanical energy remain the constant same रहता है, there no friction force, ठीक है, assuming there is no friction force, और वहाँ पे जहाँ पे friction force नहीं होता है thus kinetic energy plus potential energy जो है constant रहता है। एक body of mass m at the height h above the ground, ठीक है, कोई body है जिसका mass m है और ground के ऊपर है, ठीक है, let the body release such that it fall freely under the force of the gravity in the area। Now calculate the sum of the kinetic energy potential energy at position A, B and C, मतलब पोजीशन A पे पोजीशन B पे मतलब इसका एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी जो है और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो क्या होगा इसके बारे में देखिए। मान लीजिए कोई बॉडी है या एक कोई किसी जो हाइट मिलेगा जहाँ बी वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, और इसका जो है बी वाले पॉइंट पे का डिस्टेंस x है और टोटल डिस्टेंस जो है उसका क्या है h है, नीचे वाले से जो है h है, बी वाले का यहाँ पे क्या है ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला h माइनस x हो जाएगा, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस ये bv है, यहाँ पे क्या है bc वेलोसिटी फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द फ्रीली फॉलिंग बॉडी, कंजर्वेशन कैसे होता है इसके बारे में जो है नेक्स्ट वाला जो पेज पे हम देखते हैं। देखिए कह रहा कि जब पोजीशन ए पे था एट पोजीशन ए विच इज हाइट h above the ग्राउंड से हाइट a पे था, ठीक है, तो एट हाइट h द बॉडी इज एट रेस्ट पे था, हेंस इट वेलोसिटी va 0 था, वेलोसिटी हम लोग देखे हैं कि va 0 था, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है। अगर वेलोसिटी 0 हो गया तो एट a va इक्वल टू जो है 0 हो गया, k इक्वल टू जो है 0 जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा 0 जाएगा।
उस केस में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी यू इक्वल टू क्या होगा, mgh होता है। mg मतलब जो है बॉडी का मास और जो है और एक्सेलरेशन की ग्रेविटी और हाइट जो है h जो है वही पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो mgh होगा पोटेंशियल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0 काइनेटिक एनर्जी का बनेगा और mgh जो है पोटेंशियल एनर्जी का था। तो एट ए पॉइंट पे क्या होगा, मतलब जो है mgh होगा। अगर हम लोग बी पॉइंट करते हैं, कह रहा है एट पोजीशन बी व्हेन द बॉडी फॉल फ्रीली फ्रॉम द at distance x जो है let b be the velocity of the acquired by the body at the point b when it fall from the distance x, जैसे ही fall किया तो here u equal to 0 हो गया, x equal to x हो गया, a equal to g हो गया। तो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as को यूज करके तो b भी हम लोग निकालेंगे इक्वल टू 0 प्लस इनिशियल जो आपका 0 हो गया और 2gx हो गया, तो b भी इक्वल टू क्या हो गया, 2gx हो गया। ठीक है, मतलब b भी क्या होगा, 2gx हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी इस केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m bb स्क्वायर होगा और bb स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 2gx दिया है, हाफ m का m रख लेंगे और bb स्क्वायर का 2gx लिख दिए। ठीक है, तो इसको जो है 2 सेकंड यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, पड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, mgx बचा। ठीक है, क्या बचा, mgx बचा। एट द पोजीशन b द हाइट ऑफ द बॉडी ओवर द ग्राउंड इक्वल टू क्या होगा, h - x होगा। तो उस केस में क्या होगा, जो ग्राउंड से हाइट उसका होगा h - x होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो है हाइट को हम लोग h - x लिखेंगे क्योंकि b वाले पॉइंट पे जब आने बाद ये हमारा b वाला पॉइंट है ना, यहाँ से b वाला पॉइंट का हाइट जो ग्राउंड से कितना है h - x है, तो इसको जो हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है u का क्या लिखेंगे, mg h - x लिखेंगे। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो mgx जो है काइनेटिक एनर्जी का और यहाँ पे क्या है mg h - x। तो mgh - x क्या होगा, यहाँ पे mg जो है h होगा, mgh आया कैसे इसको बताते हैं। mg हो गया पहला, mgh हो गया दूसरा, जो है प्लस में था mg जो है x से माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो mg h जाएगा और माइनस मल्टीप्लाई करेगा mg x हो जाएगा। अरे ये मल्टीप्लाई करेगा दोनों से आगे बारी बार। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस वाला है एक सिंबल, अगर यहाँ क्या माइनस वाला है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में बचेगा mgh बचेगा। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे एट द पोजीशन सी व्हेन द बॉडी इज रीच द ग्राउंड, जब बॉडी ग्राउंड को रीच किया देन द बॉडी रीच द पॉइंट सी लेट इट वेलोसिटी एट द सी बी bc। और उस केस में जो है जब ग्राउंड पे आ गया वेलोसिटी bc हो गया, उस केस में क्या होगा, यू यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो गया, द बॉडी इज एट रेस्ट, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे आ गया और s इक्वल टू जो है टोटल हाइट ले लेंगे। हमने इक्वेशन ऑफ द मोशन v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as v है, bc इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी वहां पे जो ग्राउंड पे आ गया 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे और 2gh लिख देंगे। bc इक्वल टू क्या होगा, 2gh हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इस केस में, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, हाफ m bc स्क्वायर, हाफ m bc स्क्वायर और bc स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है 2gh होता है। ठीक है, हाफ m 2gh हो गया। तो इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से m से 2 से 2 कट गया और यहाँ क्या बचा है, mgh हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी उस केस में क्या होगा, ग्राउंड पे जब आएगा बॉडी जब मतलब जो है रुका, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 होगा क्योंकि हाइट जो है 0 हो गया, h की वैल्यू 0 हो रहा है, पहले टाइम पे ऊपर था तो हाइट को h लेते थे, अब जो जमीन पे आ गया तो हाइट 0 हो गया। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो mgh प्लस u इक्वल टू mgh। मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट पे जो है मतलब एनर्जी जो है कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। तो कह रहा एट द हाईएस्ट पॉइंट ए द हाइट h काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0 हो गया एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, mgh हो गया। कह रहा एट द मिडिल पॉइंट बी x इक्वल टू क्या हो गया, हाफ h हो गया, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ mgh हो गया एंड द पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, हाफ mgh हो गया। एट द लोएस्ट पॉइंट सी h इक्वल टू 0 हो गया, काइनेटिक एनर्जी mgh हो गया एंड द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0 हो गया। तो कह रहा फ्रॉम द अबव केसेस इट कैन बी सी दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एट एनी पॉइंट। मतलब जो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा एट एनी पॉइंट ऑफ द मोशन, थस वेरीफाइंग द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। और ये बताया कि एनर्जी जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो है देखिए, कह रहा when a body is thrown vertically upward from the ground, किसी भी बॉडी को अगर हम वर्टिकली अपवर्ड ग्राउंड से मतलब अपवर्ड यानी ऊपर देखते हैं, इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। मतलब क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी जाहिर सी बात है डिक्रीज होगा। बाय इट पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी कीप ऑन इंक्रीजिंग, और पोटेंशियल एनर्जी वहां पे मतलब इंक्रीज करते रहेगा बाय द सेम अमाउंट। जितना वेलोसिटी जो है काइनेटिक एनर्जी मतलब जितना डिक्रीज करेगा उतना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा।
when the body reach the maximum height, जैसे बॉडी maximum height पे जाएगा, the whole of the kinetic energy get converted into the potential energy। अब पूरा उसका kinetic energy potential energy में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके केस में क्या होगा, the body come to the rest for the moment। अब कुछ समय के लिए जो है बॉडी जो है रेस्ट में आ जाएगा। Due to the effect of the force of the gravity, the body starts falling down from the highest point and again into the potential energy, begin to the change into the kinetic energy। मतलब क्या है कि टोटल कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी बॉल को हम लोग ऊपर फेंकते हैं, ऊपर फेंक दिए तो ऊपर जब जाएगा तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा और एक समय ऐसा आएगा कि कहीं पे जाके जो है ऊपर रुकेगा थोड़ा सेकंड के लिए और फिर वो नीचे आएगा। जब ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी उसका जो है डिक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, ठीक है। और जैसे ही मतलब पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट पीक पे, जैसे वहां से नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा और काइनेटिक एनर्जी बॉडी का इंक्रीज होगा। इन ड्राइविंग द एबव रिजल्ट द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द एयर हैज बीन इग्नोरेड। ये मतलब इनमें जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम लोग इग्नोर करेंगे। क्या रहा, इन फैक्ट द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन विल कन्वर्ट द ट्रांसफॉर्म काइनेटिक एनर्जी इनटू द हीट, another form energy that get dissipated in the air। Thus at the ground level total kinetic energy will be less than the mgh। और ग्राउंड लेवल में जो हम लोग जो है वो इग्नोर नहीं करेंगे एयर रेजिस्टेंस, तो जो है mgh से जो है लेस हो जाएगा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज वैलिड इन वैक्यूम वेयर द फ्रिक्शन ड्यू टू द एयर इजेक्शन, जहां पे फ्रिक्शन जो है एयर की वजह से एब्सेंट होता है। हाउएवर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑल द फॉर्म ऑफ द remain valid always, ठीक है। According to the law of conservation of energy, initial kinetic energy of body at the ground equal to क्या होगा, final potential energy of the body at the highest। मतलब जो है kinetic energy ग्राउंड वाला होगा, ठीक है, इनिशियल वही जो है इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट होगा, ठीक है। हाफ m u स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, mgh होगा, तो u इक्वल टू क्या होगा, यानी u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, √2gh हो जाएगा, ठीक है। u इक्वल टू क्या होगा, √2gh। u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड h इज द हाइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, application of the law of conservation of the energy to the simple pendulum। सिंपल पेंडुलम में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में देखेंगे। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, देखिए यहाँ मान लीजिए कोई सिंपल पेंडुलम है, हैंग किया गया है, ठीक है, हैंग किया गया। यहाँ से पहले क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है क्योंकि रेस्ट स्टेट में है, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक नहीं, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे क्या है काइनेटिक एनर्जी क्या है mgh हो गया। यहाँ पे जब बॉडी जाएगा तो यहाँ वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो हो गया, पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगा। इधर वाले केस में जब इधर जाएगा तो ये वाला हाल है, इधर वाला आएगा तो ये आएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट कहाँ है, मिडिल पॉइंट पे है, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ लोवेस्ट कहाँ है, मिडिल पॉइंट पे। द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम के बारे में जानेंगे। एक्सप्लेनेशन मतलब क्या है कि हमेशा जो है एक चेंजेबल फॉर्म में है। मतलब पहला जो है यहाँ देखिए, लेट ए बॉडी बी रेस्टिंग मीन पोजीशन पे है और द बॉब व्हेन इट हैज जीरो पोटेंशियल एनर्जी, व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम विल डिसिपेट टू द बी फ्रॉम इट रेस्ट पोजीशन ए, द बॉडी गेट रेज्ड बाय द वर्टिकल हाइट h, जो है वर्टिकल हाइट पे जाएगा। सो इट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज बाय द mgh, और उस केस में जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है mgh जाएगा। इफ द m इज द मास ऑफ द बॉब, नाउ दे आर रिलीजिंग द बॉब एट b, it move back from the b to a, it vertical height decrease होगा from the h to 0 हो जाएगा। so potential energy decrease from the mgh to 0 हो जाएगा and get converted into the kinetic energy, और kinetic energy में कन्वर्ट हो जाएगा। so half mv square equal to क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, half mv square equal to क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। तो therefore at the point a the ball require करता है velocity v equal to √2gh require करेगा। so move to c at the point c, when the bob get raised by the vertical height h above the a, the it acquires potential energy mgh, और इस केस में भी mgh जाएगा और काइनेटिक एनर्जी वहां क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। so the bob momentarily come to the rest at the point c, but due to the force of the gravity the bobs move back from the c to a, और उसके बाद जो है c to a मतलब फिर से वो वापस आएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है as the bob swing back from the c to a and potential energy decrease होगा and kinetic energy decrease होगा at the a mean position, it has a total mechanical energy in the form of the kinetic energy and potential energy decrease. so the bob swing again from the a to b and repeat the process, और process जो है बार बार जो है repeat करेगा। thus during the swimming at the extreme position b and c, the bob has only potential energy while at the mean position, मतलब मीन पोजीशन पे केवल काइनेटिक एनर्जी होगा। मीन पोजीशन का मतलब समझ रहा है,
यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और स्ट्रीम पोजीशन मतलब एक स्ट्रीम वाला हो गया, स्ट्रीम पोजीशन हो गया। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज रहेगा, हाईएस्ट रहेगा, यहाँ पे भी एक स्ट्रीम वाला होगा, ठीक है। और इधर क्या होता है, मीन पोजीशन हो गया, मीन पोजीशन हो गया, ठीक। अब देखिए कह रहा है पोजीशन ए इट हैज ओनली काइनेटिक एनर्जी at an intermediate position between the A and B and between the A and C. The box has both kinetic energy and potential energy and the sum of the both. The total mechanical energy remains the constant throughout the swing और total mechanical energy जो आपके साथ सेम रहेगा and this is strictly true only in the vacuum where there is no force of the friction of air. और ये चीजें जो है पॉसिबल कहाँ है, जहाँ पे मतलब वैक्यूम है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है। द वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी का बहुत सारे फॉर्म के बारे में जानेंगे। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वेरियस फॉर्म सच एज सोलर एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी हो गया, हाइड्रोजन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, साउंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी हो गया, मैग्नेटिक एनर्जी हो गया, मैकेनिकल एनर्जी हो गया। तो एक एक को हम जो है पढ़ेंगे, ठीक है। सोलर एनर्जी के बारे में जानेंगे। द एनर्जी रेडिएशन आउट बाय द सन इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी। जो एनर्जी रेडिएशन होता है सन के द्वारा उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। सोलर एनर्जी कैन नॉट बी यूज्ड directly to perform the work because it has to diffuse and it is always available uniformly. However, the number of devices such as the solar panel use करता है, solar furnace use करता है, solar cell use होता है, have been invented to make use of the solar energy यहाँ से use होता है, ठीक है। फिर वो कह रहा solar panel consist of the black solar panel जो होता है उसमें panel consist क्या करता है, black painted metal surface which absorb करता है solar energy and heat water in it content। फिर उसके बाद सोलर फर्नेस के बारे में जानेंगे। सोलर फर्नेस इज लार्ज पैराबोलिक जो है मिरर व्हिच फोकस द सन रे ऑन द स्मॉल एरिया में जो फोकस करता है सो दैट द हाई टेंपरेचर इज अचीव, ताकि जो है ज्यादा टेंपरेचर अचीव कर सकते हैं। एंड दस बाय स्टोरिंग द वाटर एट द फोकस ऑफ द मिरर द वाटर कैन बी बॉइल्ड टू प्रोड्यूस द स्टीम। द स्टीम कैन देन बी यूज्ड टू ड्राइव द टरबाइन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर को टरबाइन को रोटेट करने के लिए सो प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है प्रोड्यूस करने के लिए। सोलर सेल के बारे में जानेंगे। सोलर सेल क्या होता है, आर डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दिस सेल आर मेड फ्रॉम द थिन स्लाइस ऑफ द सेमीकंडक्टर का मटेरियल का बना जाता है। हाउएवर एफिशिएंसी ऑफ द सोलर सेल टू कन्वर्ट द सोलर एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वेरी लो। एफिशिएंसी इसका जो है बहुत लो होता है, ठीक है। अब देखिए हीट एनर्जी के बारे में जानेंगे। हीट एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी रिलीज ऑन बर्निंग कोल oil, wood and gas is called heat energy. Heat energy is also known as thermal energy बोलते हैं। Steam obtained on the heating water called the heat energy and it has the capacity to do work. In steam engine, heat energy of the steam is used to obtain the work. Mechanical energy, the sum is also called the source of the heat energy और रिसीव करता है heat energy directly from the sun. सन से जो है अर्थ जो है हीट एनर्जी को obtain करता है। लाइट एनर्जी के बारे में, लाइट एनर्जी क्या होता है कि form of the energy in the presence of the which we are able to see the object with the natural source of the light in the sun होता है। The moon reflect करता है sunlight at the night. Many sources such as the fire हो गया, burning candle हो गया, heated filament of the bulb also give light energy belong to the heat जो है देता है। फिर केमिकल एनर्जी जो फ्यूल एनर्जी वाला जानते हैं, इसके बारे में देखिए। एनर्जी पॉजिटिव बाय द फॉसिल फ्यूल्स such as the coal हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल जो है गैसेस इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। दिस फ्यूल कंटेन करता है केमिकल एनर्जी स्टोरिंग देम व्हेन फ्यूल आर बर्न। जैसे फ्यूल को हम लोग बर्न करते हैं केमिकल एनर्जी में जो है चेंज होता है हीट एनर्जी में एंड लाइट एनर्जी में, ठीक है। देखिए कह रहा फूड दैट वी ईट आल्सो केमिकल फॉर्म केमिकल एनर्जी इन इट। द प्लांट कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी और द फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ए बैटरी हैज केमिकल एनर्जी स्टोर इन इट एंड प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेनिफिट। जब इसको यूज करते हैं तो वो क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। हाइड्रो एनर्जी के बारे में जानेंगे। द एनर्जी पॉजिटिव बाय द फास्ट मूविंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू जनरेट करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन पे जो है यूज होता है, ठीक है। अब देखिए कह रहा इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन द टू ड्राई सेल आर द रबड टुगेदर। जब भी कोई टू ड्राई बॉडी को रब करते हैं दे गेट चार्ज to the movement of the free electron from the one body to the other body, so they pose करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वो बॉडी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करता है। इन इलेक्ट्रिकल सेल as result of the chemical reaction the movement of the ion
from the one electron to the other electron with the cell not the source of the electrical energy का source था। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जानेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? The energy released due to the loss of the mass during the process of the nuclear fusion मेथड। एनर्जी का जो मास का लॉस होता है उसमें fusion is called the nuclear energy, atomic energy. In both process, the loss in the mass get converted into the energy in the accordance with the Einstein equation. Mass energy relation equal to क्या होगा? mc square. This energy is used in the nuclear reactor for the constructive purpose can be to produce electrical energy and used in the nuclear both form are destructive purpose to produce the heat and the other form of the energy to destroy the enemy in the war. War में जो है enemy को destroy करने के लिए। Wind में मतलब energy मतलब जो आती है हवा वाला जो है the wind energy. The energy caused by the fast moving air is called the wind energy. This energy is used in the driving the windmill in the area for the in the rural area. Many here the wind energy mill are used to pump out the underground water and to grind grain. Nowadays, wind energy mill are the again used to drive the turbine of the electrical generator for the producing electricity के लिए। Geothermal energy के बारे में जानेंगे। The energy released in the nuclear disintegration is the interior of the earth get stored। जो मतलब जो अर्थ के अंदर जो एनर्जी स्टोर है, ठीक है, उसको जो है deep inside the earth and is called geothermal energy. The energy heat of the underground water and produce करता है natural steam. Some this natural steam may burst out from the surface of the earth in hot spring. Sound energy के बारे में जानेंगे। Vibrating body causes sound energy. कोई vibrating body होता है जो वाइब्रेट करता है वो sound energy cause करता है। It is sensed by the our ear when the disturbance produced by the vibrating body in the atmospheric layer reach our ear and produce करता vibration in the our ear membrane the sound we hear। इस तरह क्या हम लोग साउंड जो है सुनते हैं। फिर उसके बाद मैग्नेटिक एनर्जी की बात करेंगे। मैग्नेटिक एनर्जी the energy caused by the magnet due to it which it can attract करता है आयरन फिलिंग। जैसे मैग्नेट होता है आयरन फिलिंग को जैसे मान लीजिए कि लोहे का जो कोई टुकड़ा है और मैग्नेट से अट्रैक्ट करना चाहे तो अट्रैक्ट हो जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट है द मैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेट है द मैग्नेटिक एनर्जी। द कन्वर्जन ऑफ द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अदर फॉर्म। एक फॉर्म एनर्जी जो है दूसरे फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। पहला क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Let us construct the energy can neither be created nor be destroyed. It can be only be converted from the one form to another. In our daily life, we acquire to the various forms, so we can get the energy in the acquired form from the energy available to the earth. देखिए, कहाँ the water stored in the reservoir of the dams has a potential energy जो होता है when the water is allowed to fall down and its potential energy decrease होता है and kinetic energy increase होता है। If the falling water is made to the rotate the turbine near the bottom of the dam, the kinetic energy of the water transferred into the turbine in the form of the rotational energy में rotational kinetic energy and due to which the rotation the turbine का करता है rotate the armature of the generator connected to the it and thus kinetic energy get transformed into the electrical energy में in generator और वो kinetic energy electrical energy में जो है convert जाता है and electric generator dynamo convert करता है mechanical energy into the electrical energy। फिर electrical energy into mechanical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन का प्रोसेस देखेंगे। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन द फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर चेंज इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल मोटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करता है, ठीक है। द कॉइल इज सस्पेंडेड फ्रीली इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑन व्हिच द कपल एक्ट विद द couple at which it rotate the thread attached to the coil also rotate with the electrical energy change into the mechanical energy और वो electrical energy mechanical energy में change जाता है and electric motor is used in the many applications such as the electric fan में mixer में washing machine में जो है ये सभी जगह यूज होता है। सारा energy due to the heat energy के electrical energy to heat energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी का मतलब क्या है? जो हीटर तरफ घर में होता है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इन द मेन केस ऑफ द इलेक्ट्रिकल मोटर सम ऑफ द एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी beside the mechanical energy due to this coil of the motor get heated और इसमें हीट होता है। the electrical energy is converted into the heat energy in many other electric applications such as the toaster हो गया, गीजर हो गया, ओवन हो गया, आयरन हो गया, इसमें, ठीक है। कहना हीट एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हीट एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है? दिस हैपन
इन द थर्मोकपल में होता है। थर्मोकपल कंसिस्ट ऑफ द टू डिफरेंट मेटल कीप्ड एट द डिफरेंट टेम्परेचर पे जिसको रखते हैं, वन ऑफ द हॉट जंक्शन एंड द अदर एट द कोल्ड जंक्शन पे रखते हैं। ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस इन द टू जंक्शन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होता है एंड करंट बिगिन टू फ्लो। इस केस में जो है करंट जो है फ्लो होने की बात होता है। फिर उसके बाद है मैकेनिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में जानेंगे। व्हेन द वाटर फॉल फ्रॉम द हाइट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डैम एट द वाटर हाइट चेंज टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर during the fall on sticking the ground bottom the part of the kinetic energy of the water change into the heat energy to the which the temperature of the water rises, जिससे टेम्परेचर वाटर का राइज होता है। ठीक है, फिर उसको करेंगे देखेंगे द फास्ट मूविंग ऑफ द मशीन गेट हीटेड ड्यू टू द फ्रिक्शन द पार्ट ऑफ द मशीन इन द एनर्जी चेंज इनटू द हीट एनर्जी। जब भी आप गाड़ी में चलते होंगे तो कभी कभी क्या होता है, जो साइलेंसर होता है गाड़ी का जो इंजन होता है, आप देखिएगा जब भी रुकेगा तो वो जो है गर्म हो जाएगा। ठीक है, टच करेंगे तो गर्म हो जाएगा। तो उसमें जो है मैकेनिकल एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हीट एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी इन स्टीम इंजन द हीट एनर्जी ऑफ द स्टीम obtained by the burning of the coal change into the mechanical energy of the piston। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। व्हेन a battery is charged the electrical energy get converted into the chemical energy of the cell, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। केमिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी when a torch is switched on electrical and chemical energy of the cell is converted into electrical energy, और वो जो है chemical energy electrical energy में convert हो जाएगा। chemical energy to the light energy कर when a candle burn it give light, similarly in the kerosene lamp when the oil is soaked in the burn होता है chemical energy change होता है into the light energy, और उस केस में chemical energy light energy में change जाता है। the light energy to the chemical energy the light energy from the sun is absorbed by the green plant and they change into the form of the mechanical energy, chemical energy food during the process of photosynthesis। chemical energy to the mechanical energy in a moving vehicle the chemical energy of the fuel petrol diesel converted into the kinetic energy, और chemical energy जो होता है वो kinetic energy में convert हो जाता है। फिर कहा है chemical energy to heat energy when fuel such as food हो गया, coal हो गया, biogas हो गया burn the chemical energy change into the heat energy in the steam engine the chemical energy of the coal on the burning change into the heat energy of the steam in the explosion of cracker the chemical energy change into the heat energy। जब भी कोई मतलब वुड को कोल को चाहे बायोगैस को बर्न करेगी ना तो उसमें क्या होगा, केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है। चाहे कोई क्रैकर है मतलब जो जैसे पटाखे लगे हुआ उसमें जो है केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी कन्वर्ट होता है। लाइट एनर्जी साउंड में एनर्जी इन द लाइटिंग ऑफ द कैंडल और मैजिक स्टिक कैंडल और मैजिक स्टिक को जब लाइट करते हैं तो उस केस में भी जो सब चीजें देखने को मिलता है। द केमिकल एनर्जी चेंज इनटू द हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी इन रेस्पिरेशन द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। रेस्पिरेशन में भी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द लाइट एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रिक बल्ब स्विच ऑन, जब किसी इलेक्ट्रिक बल्ब को हम स्विच ऑन करते हैं उस केस में क्या होता है, the electric energy convert जाता है into the light energy and thus the bulb glow and the part of that energy also get converted into heat energy। जब लाइट ग्लो होता है, बल्ब ग्लो होता है, अगर उसको बेस्ट देखना है एग्जांपल, दिन भर आप जो है बल्ब जलाइए, चाहे एलईडी वाला ही हो गया जो भी सिंगल आप घर में लगा हुआ है, और उसको उतार कर आप टच करिए। ठीक है, देखेंगे आप लाइट को दे रहा है उसके साथ साथ वो गर्म भी हो जाएगा। ठीक है, हीट हो जाएगा। Hence the glowing bulb becomes the hot। In a television the electrical energy get converted into the light energy and sound energy। कल आप फिर light energy to the electrical energy in a solar cell the light energy received from the sun get converted into the electrical energy। अब देखिए in photovoltaic cell the light energy get converted into the electrical energy to the sound energy में हम देखेंगे। a loudspeaker when we use the receive electrical energy in the form of the electrical signal from the microphone and the change in sound energy, और ये sound energy को change करता है। ठीक है, इन द इलेक्ट्रिकल वेव, जो इलेक्ट्रिकल वेव होता है होता है वे इलेक्ट्रिक करंट इज पास द इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज टू द साउंड एनर्जी, और जो है इलेक्ट्रिक साउंड प्रोड्यूस करता है। साउंड एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन माइक्रोफोन कन्वर्ट द साउंड एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द वेरी इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैग्नेटिक एनर्जी को कैसे बनाएंगे, while magnet and electromagnet and electric energy is a fast coil in the round of the soft iron bar
which get magnetized, जो मैग्नेटाइज रहता है and the electrical energy change into the magnetic energy, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ए न्यूक्लियर reactor, the energy that arises in the process after nuclear fusion is a nuclear energy which is converted into the electrical energy, जो उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट कर देते हैं। फिर क्या रहा, whenever mechanical energy change into the other form, it is always in the form of kinetic energy and not in the form of the potential energy. The stored potential energy first change होता है kinetic energy and the other then change into the other form of energy. Degraded energy, while transfer from the energy from the one form to the another desired form, the entire energy does not change into the desired form. A part of the energy change into the either some other undesirable form, usually heat due to the friction, and a part of the loss due to the surrounding due to the radiation and the because of the inhibition. एनर्जी का डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है कि जो फ्रिक्शन की वजह से जो हीट जो लॉस होता है वो सराउंडिंग में चला जाता है और इस हीट का कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। दिस कन्वर्जन ऑफ एनर्जी टू द undesirable non-pure form is called the dissipation of the energy. Since this part of energy is not available to us for the any productive purpose के लिए, so we call this part of the energy as a degraded form of the energy. Example, when a bulb is lighted using electric energy, the major part of it is not in the form of the heat energy and only small part converted into desired light energy. बहुत सारा जो है बल्ब जो लोग ग्लो करते हैं तो वो जो है ग्लो करता है तो जो एनर्जी उसको मिलता है वो हीट फॉर्म में जो है कन्वर्ट करता है बहुत सारा कुछ